स्क्वायर करेंगे। और करंट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वर्ड पढ़ा है पहले हमने 11th में, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी हमारे पास में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट, वही जो इक्वेशन लिखी थी कल, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। ये हमारे पास इसकी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू आई नॉट। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑन स्क्वायर। मैथ्स वालों के लिए तो फिर बहुत आसान है, बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी नहीं, अब आगे चलते, अभी नहीं, अभी तो स्क्वायर भी है, इसमें क्या है, आई स्क्वायर हो गया, आई नॉट स्क्वायर, साइन का क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। करंट आ गया हमारे पास, स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए, और वही फुल या कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो आई स्क्वायर का क्या निकालेंगे हम, एवरेज। बार लगा दें, एवरेज आ गया। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन आई डी टी था। जब हम आई का एवरेज ले रहे थे, यहाँ किसका ले रहे हो, तो आई स्क्वायर देखो, और अपॉन इंटीग्रेशन में क्या होगा, लिमिट क्या है, 0 to t फॉर कंप्लीट साइकिल, पूरी साइकिल हो गई। अब इसे लिखेंगे हम 0 to t, आई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट 0 to t, इसमें से आई नॉट स्क्वायर आ गया बाहर, नीचे बचेगा t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे बचेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन में बचा 0 to t और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आई स्क्वायर पर बाहर आ गया। इसे भी और आगे सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, मैथ्स वाले जानते होंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास स्क्वायर को, तो इसे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा यहाँ से। और उसके लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू पढ़ा है हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, इसको यूज करेंगे, इसे हटा देंगे। रीजन हटाने का पता लग गया, क्योंकि इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन करने का, तो इसे हटा रहे हैं यहाँ से। तो आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, आई नॉट स्क्वायर बाई टी। अब 0 to t लिमिट 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी, और अपॉन और डी, वैल्यू समझ में आ गई। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी हमने, थीटा की जगह पर क्या है, ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह ओमेगा टी। आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 to t, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसे बाहर ही लगा, चला गया बाहर, ब्रैकेट लगा देते हैं और 2 इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 डी टी माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 तो बाहर आ गए, 1 और डी टी, और फिर cos 2 ओमेगा टी और डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आ सकता है, क्योंकि पता है इनका क्या क्या होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और लिमिट होगी 0 to t, माइनस cos का इंटीग्रेशन, भाई माइनस नहीं होगा, साइन, और अपॉन में क्या आएगा, t के रेस्पेक्ट कर रहे हो, और 2 ओमेगा का क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 0 to t, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये हो गया अपर माइनस लोअर, माइनस में 1/2 ओमेगा ये रखा बाहर, ब्रैकेट साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, अपर लिमिट माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, लोअर लिमिट, माइनस हो गया,
ये आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2t और यहाँ पर है t माइनस 1/2 ओमेगा। इसको साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई टी और इंटू टी माइनस साइन 0 आई नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बार की वैल्यू देखो यहाँ पर ये तो 0 है, टी से टी कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 पाई मतलब 0, 4 पाई 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, आ गए भाई 0 पे, तो ये भी साइन 0 है, ये भी साइन 0 और मतलब 0 है, 0 माइनस 0 0। तो बचा क्या आई नॉट स्क्वायर बाई 2t है, ब्रैकेट में यहाँ पर बचा t माइनस 0, t से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ t तो बचेगा, t से t कैंसिल, क्या बचा आई स्क्वायर बार आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई स्क्वायर बार की वैल्यू आई है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। एक चीज़ यहाँ से लर्न कर लो, आगे पूछ लेंगे दोबारा फिर कभी। कल जो हमने सॉल्व किया था आई बार यानी कि नॉर्मल साइन थीटा वाली वैल्यू थी ये, इसकी एवरेज वैल्यू आई थी 0, ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो एवरेज वैल्यू आ रही है 1/2 एक तरह से समझो, आई नॉट स्क्वायर तो ये वैल्यू है, अगर ये नहीं होता साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 1/2 है वहाँ पे भाई, ये तो आई नॉट स्क्वायर चल रहा है इसके साथ पूरे, केवल साइन स्क्वायर की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी है 1/2 और केवल साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा, ठीक है, उसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 आई, दिख रही है हमें 1/2 आ रही है, याद रहेगी ये, जल्दी पूछेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आई स्क्वायर पर बार और इसका लगा दो रूट, क्योंकि अब हमें स्क्वायर के बाद मीन और मीन के बाद क्या करना है, तो ये हो गया आई स्क्वायर बाई 2 का रूट और इसी को फिर हम बोल देते हैं IRMS, देखो ऐसे लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर, अब लिखा है प्रॉपर दिखाई दे रहा है हमें, रूट है फिर मीन है फिर स्क्वायर है लिखा है, और ये किसके ऊपर हो गया आई नॉट बाई 1। RMS जो वैल्यू है वो कितनी है आई नॉट बाई √2 है, √2 की वैल्यू भी याद होगी 1.414, डिवाइड कर देंगे तो 0.707 आता है IRMS कितना आ रहा है 0.707 आई नॉट, मतलब आई नॉट पीक वैल्यू है, आई नॉट क्या है, ये ग्राफ था इसमें ये था आई नॉट इसकी पीक वैल्यू है, और IRMS क्या है 0.707 या फिर 100 का मल्टीप्लाई करो तो बोलो 70% ऑफ पीक वैल्यू, 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें क्या आ गया 70% ऑफ पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू है उसका 70% यानी कि 30% कम, तो RMS यहाँ होगा कहीं, ये है IRMS, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि ये पढ़ा क्यों रहे सर बेकार में, क्या मतलब है IRMS, मीन नहीं निकाला, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद हमने पहले क्या किया है एवरेज ही लिया है, मीन लिया है, और मीन के बाद फिर क्या लिया है तो वो आराम से बन गया रूट मीन स्क्वायर, सही है। अब बात आती है कि ये RMS पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आ रहा है भाई, चलो ठीक है, करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन वेव है, साइन वेव ही हमारे यहाँ चल रही है, तब तक बात समझ में आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, चलो सर खेल लेते हैं, आप इतना पढ़ा रहे होते हैं ना, अब ये क्यों नया सा बता दिया, इसको क्यों पढ़ रहे हैं RMS को, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है कि जो हमने अभी तक अमीटर या वोल्टमीटर पढ़े हैं वो DC पढ़े, अगर उसे तुम इस AC पे अप्लाई लगा भी दो ना तो रीडिंग देने वाला नहीं हो, कैसे रीडिंग देता था याद है, करंट देते थे, करंट देते ही वो कॉइल रोटेट करते थे और इंडिकेटर बता देता था कितना वोल्टेज है कितना करंट है, यही था। अब जैसे ही तुमने करंट दिया DC दिया तो ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन चलता है, ये तो ऐसे से चलता है,
पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी। ये अपने यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, 1 सेकंड में 50 बार वो कॉइल घूमेगी। तो 1 सेकंड में 50 बार कॉइल घूमेगी, तो सोच के देखो क्या वो कॉइल घूमेगी। वो जो कॉइल है उसे अगर हम एसी से कनेक्ट कर दें तो वो कॉइल घूमेगी, वो भी 1 सेकंड में 50 टाइम्स, 50 टाइम प्लस 50 टाइम माइनस, पॉसिबिलिटी है नहीं है। चलो कॉइल जो ताकत लगाती रहे, जो उसकी नीडल है वो क्या करेगी, वो भी ऐसे चलेगी, तो वो नॉर्मली चल नहीं पाएगी, वो मीन पोजीशन में रहेगी। तो मीन पोजीशन इसकी कितनी है, 0। करंट का एवरेज वैल्यू कितनी है, 0, रीडिंग देगा ही नहीं वो। एसी और डीसी जो वोल्ट मीटर बनाया था हमने कैलमीटर के थ्रू, वो यहाँ पर आकर फेल हो, तो काम नहीं करेगा। अब हमें दूसरा मीटर तैयार करना है जो एसी पे काम करे, तो डीसी पे नहीं करेगा, डीसी वाला उसे देख लेंगे, एसी वाला बना लेते हैं नया। अब जो एसी वाला बनाना है ना, उसमें हमें इसकी पढ़ने वाला है, इसलिए पढ़ा है हमने मजबूरी, समझ गए। और वायर इंस्ट्रूमेंट, एक बात पुरानी यूज होगी इसमें, 9th में और 10th 11th में पढ़ी हमने कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाए, इसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का एक पार्ट था लीनियर एक्सपेंशन, हीट करने से क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। एक अभी हम पढ़ के आए कि अगर हम किसी कंडक्टर को करंट देंगे तो वो गर्म पड़ जाता है, हीटिंग इफेक्ट है H=I²RT, ठीक है। तो गर्म करेंगे, गर्म कैसे हो जाएगा, करंट देने से, मतलब अगर दोनों को मिला दो, करंट देंगे तो गर्म पड़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, तो उसका यूज़ करेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कैसा वर्किंग है इसकी, क्या है, फिगर देखेंगे, लिखेंगे कुछ भी नहीं, इसलिए फिगर ढंग से समझ लेंगे। हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं ए और बी, बनाना मतलब ही गलत हो जाएगा। कोई 2 टर्मिनल्स है ए और बी, इनके बीच में एक वायर लगा हुआ है, यहाँ पर कंडक्टिंग वायर है कोई भी, उसका मिड पॉइंट है सपोज सी, और यहाँ से एक स्ट्रिंग धागा लिया हमने और इसे हमने एक स्प्रिंग से इस तरह से बांध दिया, इसमें स्ट्रिंग लगा दिया है, और ये जो धागा है स्ट्रिंग है वो एक पुली से होकर पास होगा, ऐसे करके और ऐसे घूम के यहाँ गया। अगर ये धागे को हम खींचेंगे तो पुली घूमेगी, और इससे कनेक्ट कर दिया हमने इंडिकेटर नीडल को, समझ गए। अब इंस्ट्रूमेंट तैयार है, इतना सही है बस। अब प्रॉपर थोड़ा सा सही से बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे हम टर्मिनल्स को बाहर निकाल लेते हैं, एक टर्मिनल यहाँ बना देते हैं जिससे वायर निकल जाएगा, एक टर्मिनल यहाँ बना दिया है, दूसरा वायर यहाँ से निकल आया, और इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं किसी तैयार हो गया। क्या है, हाँ, और यहाँ पर स्केल होगा इसका, जो भी मार्किंग होगा, ठीक है। तो ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, काम कैसे करेगा, यहाँ से हम करंट देंगे, टर्मिनल से हमारे पास T1 और T2, यहाँ से हमने करंट दिया, करंट देने पर क्या होगा, इस एडी में से करंट फ्लो होगा, तो ये क्या होगा, गर्म पड़ेगा, तो लेंथ इसकी इंक्रीज होगी, और जब लेंथ इंक्रीज होगी तो जो स्प्रिंग है वो इसे खींचेगी, धागे को पकड़ेगी, और जब इसे खींचेगी तो ये कंडीशन हो जाएगी इसकी, ये पॉइंट हो गया, तो ये धागा नीचे खींच गया, और तो पुली घूमेगी तो इंडिकेटर नीडल भी घूम गया, तो ये रीडिंग देने का प्रोसीजर है। और अच्छी बात ये दोनों पे काम करेगा, एसी हो चाहे डीसी, क्योंकि हीट जो है वो I²RT से मिलेगी, और आई दोनों जगह काम करेगी, चाहे IAC हो चाहे IDC। HDC अगर चाहिए तो I²RT फॉर्मूला लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, जब हम HAC लेंगे तो ये होगा IAC²RT, नहीं होगा। इसमें हम HDC अगर हम ले रहे हैं और एक साइकिल, पूरी कंप्लीट साइकिल की बात करें, तो एवरेज वैल्यू निकालें, तो इसका तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्यों, डीसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, डीसी तो ये चलने वाला है हमारा टाइम, करंट और ये कांस्टेंट, तो एक कंप्लीट साइकिल करो चाहे आधी कंप्लीट बोलो, कुछ भी बोलते रहो, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन जब हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो फिर गड़बड़ हो, क्योंकि ये एवरेज चाहिए, ये एवरेज आएगा, तो इसका मतलब है कि HDC का एवरेज तो यही रहना है IDC²RT, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एवरेज भी वही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू, उसका तो चेंज होना ही नहीं कुछ भी। लेकिन जब हम HAC का एवरेज निकालेंगे
तो आई ए सी स्क्वायर का क्या आएगा एवरेज, और ये हो गया आई ए सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एवरेज, इस इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करने के लिए इसे देखना मैं क्या लिख रहे हैं आई आर एम एस स्क्वायर आर, देखो जरा सही है क्या, आई आर एम एस है, आर एम एस का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ गया आई आर एम एस का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर पर बार, वही है यहाँ आई स्क्वायर पर बार, ये आई आर एम एस स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। अब देखो दोनों को आर एम एस करंट की डेफिनेशन यहीं से बोलते हैं, इसलिए इसे पढ़ाया है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे सामने, लेकिन आर एम एस को डिफाइन वो यहीं से करते हैं, तो फिर ये बिना बताए काम चलता है। कैसे, हीट दोनों की सेम, फर्स्ट और सेकंड यूनिट को देखना, हीट दोनों की सेम कब, जब डीसी जितना दें उतना ही एसी दें, जितना डीसी दे रहे हैं उतना ही एसी दें, लेकिन वो एसी अपने आप ही इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल आ रहा है आरएमएस, तो आरएमएस करंट डीसी के उस करंट के इक्वल होगा जिससे कि हीट कैसी होगी सेम, आरएमएस करंट डीसी के उस करंट के इक्वल है जिससे कि प्रोड्यूस हीट की वैल्यू सेम, टाइम सेम रेजिस्टेंस सेम, तो आरओटी कांस्टेंट नहीं पहले से, इन्हें तो हमने कुछ बोला ही नहीं, यहीं से कंपेयर करो आरएमएस करंट डीसी के इक्वल है कब, जब हीट इक्वल, देखना आर सेम है टी सेम है एच सेम बोल रहे हो तो ये दोनों इक्वल होंगे, यही डेफिनेशन बोल रहे हैं। आरएमएस करंट क्या है, डीसी का वो करंट है जिस पर कि प्रोड्यूस हीट की वैल्यू सेम, बनी डेफिनेशन अपने आप ही, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई वो क्या बताई, ये बताई आरएमएस के हिसाब से भी चलेगी, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके हिसाब से चल रही है आरएमएस, आई या आई नॉट के हिसाब से नहीं चल रही है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ना तो यहाँ आई आया ना आई नॉट आया, नया वर्ड आ गया आई आर एम एस आ रहा है। अब इसे जरा देखो यहाँ पर, जब हम इसे करंट देंगे तो इसकी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी जिससे लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, हीट के रेस्पेक्ट ही लेंथ बढ़ेगी, हीट जितनी ज़्यादा होगी लेंथ उतनी ज़्यादा आएगी, सिंपल सा कंसेप्ट सोचो कि हाँ हीट ज़्यादा होगी तो लेंथ भी ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही ये स्प्रिंग खींच लेगी इसे, उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट प्रोड्यूस हुई उसी के अलॉन्ग अकॉर्डिंगली लेंथ मिलेगी, और लेंथ के अकॉर्डिंगली हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, सपोज 5, डिफ्लेक्शन सीधे सीधे किस पर डिपेंड कर रहा है, हीट पर, लेकिन हीट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, करंट के स्क्वायर पर, आई आर एम एस स्क्वायर, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, करंट के स्क्वायर, वो भी आर एम एस स्क्वायर। अगर 1 एम्पियर करंट देंगे हम तो डिफ्लेक्शन आएगा 1, 2 एम्पियर करंट देंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा 4, 3 एम्पियर देंगे तो 9 आएगा, सही है। इसका मतलब है जो स्केल है वो अनइक्वल इंटरवल पर होगा, पहली रीडिंग 0, दूसरी रीडिंग 1, तीसरी रीडिंग होगी 2, फिर आएगी 3, ऐसा देखो, क्योंकि वो वास्तव में 1 तो 1 दे रहा है, लेकिन 2 जो आएगा वो 4th वाले पे आएगा एक तरह से, और 3 आएगा 9 वाले पे जाके, अगर इक्वल इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। और ऐसा मीटर देखा है सभी, नहीं देखा तो अब जाके देखना, समर का जो बोर्ड लगा है तुम्हारा उस पर मीटर स्टार्टर है, उस पर मीटर यही लगा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ 5, 10, 15 लिखा हुआ, बहुत दूर जा, क्योंकि वो एसी मीटर पर होगा, ठीक है। तो एसी पर अनइक्वल इंटरवल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये है, यही होगा। जो भी इसमें मार्किंग हो, मैं नॉर्मल बताई 5 और 10 बिल्कुल, 5 बिल्कुल बगल में 0 वर्ड रखा हुआ, फिर 10 थोड़ा सा आगे, 15 बिल्कुल लास्ट में खत्म, तो इसके लोग मीटर में वोल्ट मीटर तो जहाँ तक है उसमें डीसी लगा रहता है, एसी नहीं है, वो इक्वल इंटरवल पे होगा डीसी, लेकिन अमीटर स्टार्टर में एसी ही लगा होगा, तो उसे तुम समर को चलाना, जैसे बटन दबाओगे पहले टर्न करंट पूरा जाता है, फिर वही वो पुरानी वाली बात याद करो, इंड्यूस करंट वापस मिलेगा, सो इसे कम कर देता है,
और अगर वो इंड्यूस करंट नहीं मिल रहा है वापस तो क्या कहते हैं समर घूमने के लिए गड़बड़ होगा। मिस्त्री को बुलाओगे वो जनरेटर बटन दबाएगा, बोलेगा करंट गिर नहीं रहा है, इसका समर चल नहीं रही, तो उसको नहीं चल रही, उसे पता है ना इंड्यूस करंट आता है इसमें से वापस लौट के, इसका करंट गिर जाता है। इंड्यूस वापस लौट नहीं रहा है तो ये करंट पूरा जा रहा है उस कॉइल के पास, इसीलिए वो वापस करंट गिरा ही नहीं पा रही है। रेजिस्टेंस बताइए सबको क्या है। कोई भी हमारे पास कंडक्टर वायर होगा, रजिस्टर वायर होगा, और इसमें से जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो जो करंट में बैरियर होगा उसी को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। सही है। अब लेकिन हमारे पास अभी तक एक ही टर्म चल रहा था केवल रेजिस्टेंस, रजिस्टर यानी वो डिवाइस, और जो उसका प्रॉपर्टी थी वो बोल देते थे रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर दो नई डिवाइस और आएंगी, एक कैपेसिटर भी आएगा यहाँ और इंडक्टर यानी कि कॉइल, दोनों चीज आने वाली है, कैपेसिटर और इंडक्टर। उसके लिए जो रेजिस्टेंस है उसका नाम भी बदलेगा। ठीक है, तो पहले से किसे ले लेते हैं हम, कैपेसिटर। कैपेसिटर है C और एक हम लेंगे इंडक्टर, इंडक्टर है R और L। इंडक्टर क्या है L, कैपेसिटर जानते ही, ये हो गया कैपेसिटर, और इंडक्टर वही कॉइल L। अब इनके लिए जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में कनेक्ट करने पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। और जब कैपेसिटर होगा तो बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसमें जब आएंगे तो ये हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। है दोनों रिएक्टेंस ही, लेकिन कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे और इंडक्टर होगा तो इंडक्टिव। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसे रिएक्टेंस को, जब कैपेसिटर होगा तो XC और जब इंडक्टर होगा तो XL। ठीक है। अब जब कैपेसिटर लगा होगा तो रेजिस्टेंस R नहीं होगा, वो XC होगा, और जब इंडक्टर लगा होगा तो वहां पर XL होगा। ये तो हुई सिंगल सिंगल की बात कि जब अकेले अकेले आएंगे तब, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साथ में आ जाए, पेयर बना के या ट्रिपल तीनों ही आ जाए फिर, हाँ एक साथ आने वाले, तब वर्ड आता है वो है इम्पीडेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। और जेड तीनों होंगे, जेड आर एल भी होगा, जेड आर सी भी होगा, जेड एल सी भी होगा, पेयर हो गए तो आर एल सी है, दो दो कोई भी आ जाए ऐसे, जैसे एक रेजिस्टेंस लगा हो और इसके साथ एक इंडक्टर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ एक कैपेसिटर लगा दिया, एक इंडक्टर लगा रखा है और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा दिया। अगर इस तरह के सर्किट में पेयर्स आ गए हैं तो वो इम्पीडेंस है, वहां पर रेजिस्टेंस नहीं यूज करेंगे, वहां इम्पीडेंस यूज करेंगे। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड। और तीनों आएंगे तब भी यही है, आर आ जाए, एल आ जाए और सी आ जाए, तो जेड आर एल सी। समझ में आ गया। तो अब ये सारा यूज करना है, और ये सारे सर्किट्स पढ़ने हैं, 7 सर्किट्स पढ़ने हैं, 7 दिख रहे हैं हमने। 8 सर्किट पढ़ेंगे जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा होगा एसी के साथ कनेक्ट करके, फिर सी सर्किट, फिर एल सर्किट, फिर ऐसे आर एल, आर सी, एल सी और आर एल सी, 7 सर्किट्स पढ़ने हैं। मतलब एक बार एसी के साथ हम आर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, एक बार फिर इंडक्टर करेंगे, कैपेसिटर करेंगे, और फिर इस तरह का पेयर बना के चलेंगे। ठीक है। करना क्या होगा उसमें, हमें कुछ चीजें निकालनी है हमें इन सभी सर्किट्स में। एक तो हम ये देखेंगे कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन आ रहा है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें करंट कितना मिलता है। एक दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो ये वैल्यूज निकली हैं, आर तो चलो आर है, वो तो हम जानते थे पुराना है, तो आर ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन ये जो नई वैल्यूज आ गई है जेड और एक्स, इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है। आर ही है, वो नहीं कैलकुलेट करना है, वो आर ही रहेगा। लेकिन ये नई वैल्यू है, इसका एक तरह से फॉर्मूला भी हमें निकालना पड़ेगा, एक्सएल और एक्ससी, और ऐसे ही इन सब के भी फॉर्मूला